आज हम सेवन्थ यूनिट है DI डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर उसका बेसिक्स करेंगे, क्योंकि हमारे में बहुत से ऐसे भी साथी हैं जिनको बहुत मतलब काफ़ी जो इसके जो बेसिक्स है हो सकता है कि उनको ने नहीं पढ़े हो या पढ़े हो तो काफ़ी पहले पढ़े हो। तो आज हम ग्राफ के बारे में जानेंगे अलग अलग करके, जो हिस्टोग्राम हो गया, बार ग्राफ हो गया, सब सर हम उसको स्टडी करेंगे। सर हाँ, सर जो कल लास्ट में पढ़ा था उसको पढ़ाई थोड़ा और। उसके बाद असाइनमेंट भेज दूंगा, फिर आप लोग करना है उसको, फिर उसके बाद जो आपको डाउट होगा बताना, क्योंकि हमें चीज़ें खत्म भी करनी है। अभी हम इसको कर लेते हैं और इसके बाद आपका असाइनमेंट दे दी जाएगी, ग्रुप पे आपको भेज दी जाएगी। यहाँ बार ग्राफ ग्राफ का हम यूज क्यों करते हैं? ग्राफ के जरिए ऐसे बहुत सारा इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम, अगर हमारे पास समय बचेगा तो हम उसको भी आज बात में कर लेंगे थोड़ा सा। अगर हमारे पास कोई जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन होती है, तो एक तो होती है कि हम इसको डेटा के जरिए मतलब लिख करके डिजिटल डिजिटल डेटा के जरिए हम इसको एक्सप्रेस कर सके। और सेकंड क्या होता है कि हमें एक ग्राफ के रूप में हम देख सके। आप देखते होंगे कि ग्राफ का फायदा ये होता है कि बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन को हम खाली विजुअलाइज करके समझ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनको मैथमेटिक्स वगैरह नहीं भी आता, वो भी उसको देख के समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब क्रिकेट का मैच होता है, तो आप देखते होंगे कि उसमें आपका नीचे हिस्टोग्राम का तरह ऐसे बड़े बड़े पिलर के ग्राफ बना दी जाती है, जिस ग्राफ में दिखाते हैं कि कौन से ओवर में कितने बॉल से कितने रन हुए। तो उसमें जिन लोगों को मैथ्स नहीं भी आता है, वो उस चीज को देख करके एक आइडिया लगा लेते हैं, अच्छे इतने में ज्यादा, इतने में कम, ऐसे कितने कितना हुआ है। वैसे ही ग्राफ का यूज हम बहुत सब जगह ही करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हार्ट बीट के ऊपर जो जो दिल की जो धड़कन होती है या उससे संबंधित जो डेटा होती है, उसको हम ग्राफिकली निकालते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वगैरह, ECG वगैरह हम निकालते हैं, उसके जरिए हमें एक डेटा मिल जाती है और तुरंत देख के हम कह सकते हैं कि किस समय किस जगह पे क्या पोजीशन था। सेम तरह से मान लीजिए किसी डॉक्टर को स्टडी करनी है कि किसी पेशेंट के लिए कि 30 डेज में उनका बीपी, डेली उनको कहा गया कि आप बीपी आप मेजर करो, और किस दिन बीपी बहुत ज्यादा था, किस दिन बीपी बहुत कम था, उनको देखना है और उनको एक मंथ का पूरा चेक करनी है। अब एक तरीका है कि एक मंथ के 30 डेज होंगे, सारा डेटा उसको कंपेयर करे, किस में कब ज्यादा था, किस समय कम था। तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस, और डॉक्टर के पास इतना समय होता भी नहीं है, और उसमें एक्यूरेट आएगा वो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ गलती हो सकती है। लेकिन ग्राफ अगर बना देंगे तो ग्राफ में हम पॉइंट्स देख करके ये कह सकते हैं कि किस समय उनका हाई था, किस समय लो था, और किस समय मतलब नॉर्मल था। तो इस तरह से हम इसको ग्राफ का हमें बहुत ज्यादा यूजेस होती है। इसमें हम टेबल बनाते हैं, और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं, डेटा को हम टेबल के जरिए जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक आइडियल वे होती है कि उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। जब हम उस डेटा को एक न्यूमेरिकल फिगर के साथ प्रेजेंट करते हैं, मतलब आपका पिक्चर के साथ, मतलब ग्राफ या मतलब ग्राफ के साथ, तो इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादा नोटिसेबल होता है और इसको पढ़ने के लिए ज्यादा हमको टाइम नहीं लगता। और जरूरी नहीं है कि हर किसी को मैथ्स बहुत आता ही हो, खाली आपका डायग्राम देख के कह सकता है कि कौन सा किस समय क्या मतलब क्या हुआ था, या उसके डेटा क्या है। तो नॉर्मली हम बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इन्हीं तीनों के बारे में हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन में सारा चीजें हैं। आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है, बहुत बेसिक्स पढ़नी है, क्योंकि इसमें यही चीजें हैं। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल फर्स्ट में देखते हैं कि 70 students of a locality use different mode of transport to go school as given below। 70 स्टूडेंट्स है किसी जगह पे, बच्चे अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, कोई कार से, कोई बस से, कोई स्कूटर से, बाईसाइकिल से ऐसे जाते हैं। तो यहाँ पे हमको दिखाने क्या है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है आपका, कार है, बस है, स्कूटर है, बाईसाइकिल है, रिक्शा है। अब स्टूडेंट्स कितनी है, 4 बच्चे ऐसे हैं जो कार से जाते हैं, 27 बच्चे ऐसे हैं जो बस से जाते हैं, 11 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूटर से जाते हैं,
20 बच्चे ऐसे जो बाईसाइकिल से जाते हैं, और 8 बच्चे ऐसे जो रिक्शा से जाते हैं। हमें क्या करनी है, ड्रॉ द बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द इस डेटा को। ये डेटा जो हमें दिया है, ये जो आज मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बेसिक्स बता रहा हूँ उन लोगों के लिए खासकर जिन्होंने पहले नहीं किए हैं, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल जो हमारे जो एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस आए हैं हम इसको करेंगे। अभी मैं इसको बेसिक्स बना दे रहा हूं आपको, और कल परसों मैं आपको उसके जो रियल जो क्वेश्चन जिस तरह से हम करते हैं उसको बताऊंगा ताकि उस समय आप कर पाओ अच्छे से। इसलिए आज इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब एक बेसिक चीज को। तो आप देखते हो इसमें कि जो मोड ऑफ ट्रांस, इसको हम कहते हैं एक्सिस कहते हैं। इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा एक्सिस के बारे में बता देता आपको कि एक्सिस किसे कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, इसको मैथमेटिक्स में हम कहते हैं इसको, ये लाइन होता है जैसे हम प्लस बोलते हैं ना, प्लस की तरह होता है ये। इसमें हम कहते हैं इसको एक्सिस कहते हैं, इसका नाम। इसको होती है आपका एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश। इसको जो ऊपर से लाइन खींचते हैं इसको डैश बोलते हैं। ये आपका ओ होता है, ओ मतलब ऑरिजिन हो गया। और ऊपर जो वर्टिकल होता है इसको हम वाई कहते हैं, और इसको हम वाई डैश कहते हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी चीज का इस्तेमाल हम हर जगह पे डीआई में पूरा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं इसको बेसिकली, लेकिन हम उससे लंबे टाइम में नहीं जाएंगे। लेकिन इसी का इस्तेमाल ही हमें करनी है। तो हमें एक्सिस का प्रेजेंटेशन क्या होती है और एक्सिस में वैल्यूज क्या होती है, कैसे कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको बेसिक चीजें को बता दे रहा हूँ, ताकि वहां जो हम करेंगे आपको दिक्कतें ना हो। इसको हम कहते हैं, ये जो ओ एक्स होती है, ओ एक्स आपका एक्स एक्सिस है, ओ एक्स डैश मतलब जो लेफ्ट की तरफ होती है वो आपका, वो भी आपका एक्स एक्सिस है। लेकिन ओ एक्स जो होती है वो पॉजिटिव, ये प्लस होता है। और ओ एक्स डैश जो होती है उसको माइनस लेते हैं उसको। और ओ वाई जो होती है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस कहते हैं इसको, ऊपर की तरफ जो होती है ये प्लस में लेते हैं, जैसे +2 +3। और ओ वाई डैश जो होती है, इसलिए ये भी वाई एक्सिस होती है, इसको नेगेटिव लेते हैं। और सब मिला के इसको एक्सेस कहते हैं, सारा मिला के। लेकिन ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। सेम तरह से आपका ऊपर पे कहते हैं वाई एक्सिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसको हम ग्राफ को हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4, ये आपका 7th यूनिट का हम कर रहे हैं, 5 6 और 7। अब यहाँ मान लीजिए यहाँ पे आपका अलग अलग बटा होता है। ये इक्वली होगा, क्योंकि मैं हाथ से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन आप जो ग्राफ पेपर में देखोगे तो ये इक्वली होता है। इस बोर्ड को मैं ग्राफ पेपर भी बना सकता हूँ, मैं बना के दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्या है आपका, मान लीजिए सबको बोर्ड दिख रहा है ना, विजिबल है ना सबको ना? हाँ जी 1 सर। 2 1 2 3 4 5, आगे बढ़ सकते हैं आप 6, और आगे भी बढ़ सकते हैं इसको। मान लीजिए कोई पॉइंट है आपको शो, और ये जो होती है 0 0 होती है, जो ओ होता है इसको कहते हैं ओरिजिन। ये एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस में भी नहीं गया पॉइंट कहीं पे भी। ओ एक्स मतलब वो एक्स एक्सिस में मूव करना, ओ वाई मतलब वाई एक्सिस में मूव करना। ओ पे रहना मतलब 0 0, मतलब ना तो उसने एक्स में मूव किया ना उसने वाई एक्सिस में मूव किया। कहाँ पे है, इसको ऑरिजिन कहते हैं, ऑरिजिन, ORIGIN, इसको ऑरिजिन कहते हैं इसको। और इसमें मान लीजिए आपको एक पॉइंट है जिसको कहा गया कि 2,3, इसको आपको लोकेट करना है ग्राफ में, 2,3। तो जो एक्स का पार्ट होती है ना उसको हम एब्सिसा कहते हैं, और जो वाई का पार्ट होती है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं।
मैथ्स की भाषा में, दोनों मिलाकर कहते हैं कोऑर्डिनेट कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं इसको हिंदी में, निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं इसको। और इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जो पहले जो नंबर लिखते हैं 2 जैसे लिखा हुआ है उसको हम x के लिए होता है हमेशा, और जो सेकंड नंबर लिखी होती है वो हमेशा y के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या लिखा है 2, तो हमने क्या चूज करेंगे, हम पहले x इक्वल टू 2 को चूज करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे 2 पे पॉइंट लगाएंगे। और क्या लिखा है 3 मतलब y 3 की तरफ पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ये मान लीजिए ऐसे खींचा हमने, और अगर हम y के लिए 3 है, यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। दोनों पॉइंट जहाँ कट हैं, जहाँ पे कट किया उसका हम कुछ नाम दे देंगे। मान लीजिए नाम क्या है, P मान लीजिए उसको। तो ये P पॉइंट जो होगा इसका निर्देशांक या कोऑर्डिनेट, और या समझे इसका आपका ऑर्डिनेट क्या होगा आपका, तो इसका पॉइंट्स का 2,3 बोलेंगे। मतलब इसका मतलब ये होगा, हमेशा आपको ये लाइन बना के दिखाया नहीं जाएगा, लेकिन कहीं अगर दिखाया जाता है 2,3 कोई पॉइंट, इसका मतलब ये है कि पॉइंट P से जब परपेंडिकुलर खींचा गया वो x में 2 यूनिट मूव किया है, और जब आपका y एक्सिस में 3 यूनिट मूव किया है, ये दोनों को जहां कट करता है ये पॉइंट क्या होगा, 2,3 हो गया। इतने सबको क्लियर हो गया, मैसेज करें कोई ऐसा हो, प्रेरणा जी दिख नहीं रहा है। आ रहा है सर समझ में, ये बोला मैंने। ओके ओके, अगर कोई ऐसा हो जिनको अभी तक समझ नहीं आया तो आप मुझे बता दें, क्योंकि आगे मैं निकल जाऊंगा तो आपको अगर नहीं समझेंगे अभी तो दिक्कत होगा इसमें। ठीक है सर एक बार दोबारा बता देना। कौन सी चीज बताऊं, बताइए इसमें से क्या, कौन सी चीज आपको नहीं आ रहा है। इसको हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु, जो ओरिजिन होता है इसको हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु जो ओ को कहते हैं। बार शुरू से ही बता दो, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। ओ एक्स जो होती है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स में ओ हमारा ओरिजिन होती है, प्लस की तरह जब बढ़ाते हैं हम ओ एक्स और ओ एक्स डैश। ओ एक्स जो होती है पॉजिटिव होती है जब राइट की तरफ जाते हो, ओ से ओ एक्स डैश नेगेटिव होती है जब लेफ्ट की तरफ जाते हो। ओ वाई जब जाते हो ये पॉजिटिव लेते हैं, ओ वाई डैश जब जाते हो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। नॉर्मली इसका नाम लेते हैं इसको एब्सिस और ऑर्डिनेट। हालांकि आपको नाम याद रखना जरूरी नहीं है, मैं बता दे रहा से। इसको हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष बोलते हैं हिंदी में, और इसका नॉर्मली इसको एक्स एक्सिस, आप इंग्लिश याद रखो तो इतने तो आसान सा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें आपका जो है जो वैल्यूज नेगेटिव अगर होंगे तो नेगेटिव के लिए हम नीचे जाते हैं ओ वाई डैश की तरफ, अगर वर्टिकली जाएंगे तो, और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो इसके लिए नेगेटिव होगा। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा कहते हैं, जो जाते जैसे 2, 3 आपका जो पहला पार्ट होती है इसको एब्सिसा कहते हैं, और सेकंड पार्ट जो होती है इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। दोनों मिला के कहते हैं इसको कोऑर्डिनेट। तो यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट पी को आपको लोकेट करनी है 2,3, तो जो पहले वाला नंबर होती है 2 जो लिखा उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। मान लीजिए इसका हम एम नाम दे दिया हमने, तो ओ एम जो होगा, एम पॉइंट कहाँ पे 2 पे है क्योंकि पहला पार्ट क्या है 2 है, और मान लीजिए इसको एन नाम दे दिया हमने, तो इससे हम एन मतलब जो आपका 3 क्योंकि वाई इक्वल 3 है, ये दोनों को हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहां पे दोनों कट किया वो पॉइंट क्या होगा आपका 2,3 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि कोई पॉइंट अगर आपको इतना ना करके, अगर खाली आपको इतना बता दिया जाए कि सपोज करो कि एक पॉइंट है 3,1, तो आप क्या बोलोगे, पॉइंट किधर है, इधर इस जगह पे 3,1। इसका मतलब क्या होगा, आप क्या समझोगे, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ में तो आपको ये सही समझनी है कि 3,1 का मतलब होगा कि इस 3 कहाँ पर है, पहला नंबर है तो कहाँ जाएगा, एक्स एक्स से जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप इसको ऐसे, और 1 कहाँ पर है, वाई पे है, कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। तो जहां पर दोनों पॉइंट कट करेंगे वो आपका जो है वो 3,1 होगा। लेकिन हर जगह आपको ये करके दिखाया नहीं जाएगा, खाली पॉइंट बता दी जाएगा। इसका मतलब क्या है वहां आप समझ जाना।
कि इसका मतलब ये होता है कि उस जगह से आपका एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उसके इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट यानी जहाँ पे दोनों प्रतिच्छेद करते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेद करना और इंग्लिश में कहते हैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं इसको। तो वो पॉइंट जो होती है आपका 3,1 है, अगर 3,1 आपको दिया जाए तो। ओके, आपको क्लियर हो गया। अब इसमें मैं दूसरे पेज में बताता हूँ इसको, इसके कुछ फीचर्स क्या हैं जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है और इसको आप बदलोगे नहीं। एक्स की जगह आप एबीसीडी बदले आप कुछ नहीं करोगे, उसको आप एक्स ही रखोगे और एक्स डैश ही रखोगे, वाई की जगह वाई ही रखोगे और वाई डैश ही रखोगे। ओ को तो आप बदल सकते हो लेकिन ओ को भी आप वही रखना क्योंकि ओरिजिन के लिए वही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 4 सेक्शन में बटा हुआ है, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं चतुर्थांश, मतलब 4 भाग का एक हिस्सा। इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। आप इसको चल रहे हो आप एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा याद रखना। और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लॉकवाइज मत चलना इसमें, इसमें एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं ऐसे। तो 4 हिस्से में जो बटा होता है इसमें, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट, तो इसका हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, वैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्लियर हो गया सबको? ऐसा कोई है जिनको क्वाड्रेंट क्लियर ना हुआ हो? क्योंकि क्वाड्रेंट के बाद हमारा हम इसको कहते हैं साइन के, बताते हैं इसके कुछ साइन के रूल्स होते हैं, चिन्ह का नियम बता देता हूं इसको। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। याद रखना अगर आप ओ एक्स की तरफ जाओगे तो प्लस होगा, लेकिन डैश मतलब ओ एक्स डैश की तरफ जाओगे तो माइनस होगा। वैसे अगर आप वो ओ वाई की तरफ जाते हो तो प्लस होगा, ओ वाई डैश की तरफ जाओगे तो माइनस होगा। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप इन सब चीजों को अच्छे से समझना। यहाँ आप जितना अच्छे से करोगे आपको क्वेश्चंस करने में उतनी ही आसानी होगी, और कोई डाउट अगर रह जाएगा तो वहां भी आपको दिक्कत करेगा क्योंकि वहां आपको इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे क्या है, ओ आपका इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव है। देखो जैसे हम बोलते कि 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग करते मैं 1 2 3 4 5। इसके लिए करता हूँ 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर दो इसको 1 2 3 4 और 5। और जब आपसे कहा जाए कि -1, तो -1 क्या होगा, ओ से एक्स डैश की तरफ जाएगा तो वो नेगेटिव ले लेंगे उसको। उसके लिए क्या करेंगे, ये पार्ट जो होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे। नीचे की तरफ आओगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ये आपका जो पार्ट है, जो ओ है, वो हमेशा 0 0 होगा क्योंकि ना तो वो एक्स में कुछ मूव कर रहा है और ना वाई में, तो 0 0। इसको हम ओरिजिन कहते हैं या इसको मूल बिंदु कहते हैं।
हिंदी में जिन्होंने पढ़ा, अगर पढ़े हो उन्होंने पढ़े होंगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय तृतीय चतुर्थांश। चतुर मतलब 4 हिस्से में, थांश मतलब पार्ट, तो 4 भाग का 1 भाग, और चतुर्थ चतुर्थांश। अगर आपने ट्रिगो वगैरह पढ़ा होगा तो ट्रिगो में तो आप जानते ही हो इसमें कि ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में चलती है, और इसका उनको पता है सारा चीजें। फर्स्ट में क्या है, मैंने अभी बताया था कि अगर आपको लोकेट करनी है 2,3, तो आपने क्या किया 2,3 के लिए, आपने x को आपने 2 ले लिया अपनी इधर से, और y से आप 3 ले लिए, तो जहां पे कट किया वो पॉइंट क्या हो गया आपका 2,3 हो गया। आप क्या देखते हो, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो हम इसको डिनोट करेंगे प्लस कमा प्लस, मतलब x भी प्लस है, y भी प्लस है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होता है उसका साइन क्या होगा, प्लस कमा प्लस। अगर दोनों ही प्लस में है तो हम इसको हम शो करेंगे, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे शो करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो मुझे बताए, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। किसी को डाउट है? Okay. आप लोग बोल रहे हो क्या कि एक मिनट क्या मैसेज बोल रहे हो आप? थोड़ा सा लेवल अपग्रेड होना चाहिए। आपके कोई साथी होंगे जिनको ये सब चीजें नहीं पता होगा, उनको आप कैसे कराओगे? कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने इसको नहीं जानते हैं, या वो नहीं करते हैं, या उन्होंने मतलब उनको मैथ्स नहीं है बैकग्राउंड, या काफी पहले किए होंगे, भूल गए होंगे, उनको कैसे कराओगे? हमारे पूरा ग्रुप है, सबके लिए है, इसलिए हम बेसिक चल के चलते हैं। ये तो मुझे कराना ही नहीं था, मुझे तो डायरेक्टली उसमें जाना था, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली जाऊंगा तो हमारे बहुत से साथी पीछे छूट जाएंगे। ये हम नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं हमारे साथ सब कोई रहे, सबको फायदा हो। थोड़ा सा आप भी रिविजन कर लो, क्या पता आपका भी कोई चीज, और जिसका बहुत छोटा समझते बहुत आसान समझते हो उसी में से गलती होती है। आप पेपर कभी सॉल्व कर देख लेना, ये आपको ज्यादा अच्छे से नोटिस होगी। जिसका बहुत ज्यादा आसान समझते हो, कैजुअलिटी वहीं पे होती है, गलती वहीं पे होती है। अब आप यहाँ से बताओ कि अगर मुझे ये शो करना हो कि -3,4, तो -3,4, या मान लो तो -2,3, अगर मुझे ये शो करना है तो आप मैसेज में मुझे बताओ किस क्वाड्रेंट पे होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, -2,3 किस में होगा? ग्राफ तो दिखाइए, ग्राफ। थर्ड तो बात है। आप सब थर्ड बता रहे हो, -2,3। अभी आप लोग बता रहे थे कि लेवल बहुत क्या थोड़ा सा हाई होना चाहिए। अब बताओ इसमें आपने कितना गलत आंसर दिया। थर्ड में कैसे जाएगा? अभी मैं क्या बताया था आपको, चलो यहाँ पे देखो, ओ एक्स डैश नेगेटिव बोला था, और हमने क्या बोला, एक्स नेगेटिव है -2, और y क्या पॉजिटिव है, तो किस में जाएगा? सेकंड में नहीं जाएगा। y तो अगर थर्ड में जाओगे तो थर्ड में क्या है, ओ एक्स डैश ओ वाई डैश। देखा अभी अभी आपने कि आपने लगा कि बहुत आसान है, और गलती आपने वहीं पे किया। जिन लोगों ने भी मतलब आप देखो कि हमारे ग्रुप में कुछ लोग नहीं आ रहे ना, इसलिए हमें बेस बनानी बहुत जरूरी होती है। -2,3, -2 क्या है, एक्स आपका -2 है, एक्स अगर -2 है तो कहाँ जाएगा, एक्स डैश की तरफ जाएगा, और y अगर पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा, वो y की तरफ जाएगा। तो अगर x -2 है तो यहाँ पे हमारा -2 हो गया। x अगर -2 है तो यहाँ पे हमारा -2 हो गया। y अगर, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से खींच देंगे, यहाँ से -2 से।
किधर खींचेंगे? ऊपर की तरफ। क्यों खींचेंगे? क्योंकि वाई क्या पॉजिटिव है, ओ वाई डैश जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा वाई, तो क्या हो जाएगा? फिर हम 3 से हम इसमें परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? -2, 3। तो हमने क्या पाया? नेगेटिव कमा पॉजिटिव, एक्स अगर नेगेटिव हो वाई पॉजिटिव हो तो किस क्वाड्रेंट पे होगा? हमेशा सेकंड पे होगा। अगर एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, कहाँ होगा? हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा। एक्स भी नेगेटिव वाई भी पॉजिटिव, हमेशा क्या होगा? हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा। किन्हीं को डाउट है इसमें तो बताएं। यही गलती करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें वहां पे अकाउंट होगा जहां जब भी हम डीआई के एक्चुअल क्वेश्चन में जाएंगे। तो किसी को डाउट है? सबको क्लियर हो गया? गुड। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, अब बताता हूं आपको कि -2, -3, जिनको एकदम समझ में नहीं आए वो भी मैसेज करे ताकि मुझे समझ आए कि मुझे और क्या बतानी है। आप लोग मतलब मैसेज करो, ये मत सोचो कि सही कि गलत, क्योंकि आप अगर आप यहाँ सीखने आए हो तो गलत कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। -2, -3 किस पे डालेंगे? रेशमी जी बताइए बताइए, माइक माइक खोल के, क्यों हम इसमें डालेंगे, थर्ड में क्यों डालेंगे? सर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस माइनस वाले होते हैं सर, एक्स भी माइनस और सर वाई भी माइनस। हमने देखा इसमें कि जब नेगेटिव और नेगेटिव होगा दोनों तो कहाँ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट पे जाएगा। यहाँ से आपको जब हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे, कोई ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो आपको खाली कोऑर्डिनेट, आपको खाली इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट, ये जो हमने लिखे ना इसको बिंदु कहते हैं इसको हिंदी में, और इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं इसको कोऑर्डिनेट, कि आपको किसी या पॉइंट कहा जाएगा कि आपको पॉइंट क्या है? -2, -3, या कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो पॉइंट पी का जो निर्देशांक क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं इसको निर्देशांक कहते हैं। तो कहाँ पे जाएगा? ये थर्ड पे जाएगा। अब आप उससे कहा जाए अगर कि 2, -3, ये बताओ कहाँ पे जाएगा? मैसेज करो। अगर कोई ऐसा हो साथी जिनको समझ ना आया हो मुझे बता दे, मैं अभी उनको बता देता हूँ, लेकिन जो बाद में आपको दिक्कत करेगा अब, क्योंकि मैं आगे बढ़ जाऊंगा फिर आप बोलोगे कि वो पीछे वाले समझ में नहीं आया, तो उसका भी रीजन टूटेगा, इसका भी टूटेगा। तभी आप कुछ पूछ लो कि क्या दिक्कत है, अगर कुछ किसी को दिक्कत है तो। सर नहीं समझ आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्या है? 2 है, 2 क्या पॉजिटिव है, तो हमने क्या बोला था कि ओ एक्स क्या होती है? पॉजिटिव होती है। हमने ये कहा था, यहाँ पे आइए, ये हमने कहा था कि x जो होती है, x x आपका प्लस हो जाएगा, y प्लस होगा, और x माइनस होती है, y माइनस होती है। हमने बोला 2, -3, तो 2 क्या है? प्लस है ना, तो x के लिए क्या प्लस हो जाएगा, और y क्या है? माइनस है, तो x के लिए प्लस क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा o x की तरफ, और y माइनस है तो क्या होगा? o y डैश की तरफ आ जाएगा। तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4। तो ये हम x2 ले लेंगे, और इसका 1, 2, 3, 4, 5। तो ये -1, -2, -3, -4, -5। हम x को अगर 2 ले लें क्योंकि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो हम इसका ऐसे ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि y नेगेटिव है, और इसका ऐसे करेंगे। कौन सा क्वाड्रेंट आया? ये फोर्थ आ गया। तो पॉइंट पी का नाम दो, मान लो पॉइंट पी है इसका, ये आपका 2 एंड -3, इसलिए हम इसको कहाँ रखा? हमने फोर्थ में रखा। क्लियर हो गया जिन्होंने पूछा था? ये सर जैसे 4 पर प्लस का था, ये नीचे वाई, ये 4, ये 4 का कहाँ से कैसे, ये समझ नहीं आ रहा सर। बाकी तो समझ आ गई, नीचे से कैसे क्या किया। ये सोचो आप, x x डैश y y डैश। अब आप खाली इसको यहाँ पे याद रखो कि 4 क्वाड्रेंट हो गया। तो ये पहला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है,
और ये फोर्थ है। आप इसके बाद रखो ऐसे, दोनों अगर प्लस होगा तो कहाँ रखोगे? फर्स्ट में रखोगे। पहला माइनस दूसरा प्लस हुआ तो कहाँ रखोगे आप? सेकंड में रखोगे। दोनों माइनस हुआ तो आप कहाँ रखोगे? थर्ड पे रखोगे। और पहला प्लस दूसरा माइनस हुआ तो कहाँ रखोगे आप? फोर्थ में रखोगे। क्या पूछा गया है? 2 और माइनस, सर आ गया समझ। तो ये फोर्थ में जाएगा। अब हमारे पास मोटा मोटी जो है हमारा ये है, ये क्वाड्रेंट का बारे में हमें जानना था कि क्वाड्रेंट क्या होती है, पॉइंट्स क्या होती है, कैसे हम इसको लोकेट करते हैं और इसके वैल्यूज को हम कैसे लाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप इसको याद करने के लिए, आप ऐसे जिन लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है, जिन्होंने पहले इसको नहीं किए हैं, आप इसको ऐसे याद कर लो। ऐसे प्लस साइन बना दो, जैसे हम प्लस साइन बनाते हैं। वाई वाई डैश कर दो, वो कर दो। फर्स्ट जो होगा, जहां पे डैश और नेगेटिव होगा, जो डैश नहीं है पॉजिटिव होगा। ओ वाई और ओ एक्स पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? दोनों प्लस का प्लस है। इसको याद रखने का ये तरीका है। ओ वाई एक्स तो पहले होंगे, ओ एक्स क्या है? डैश जिसमें नहीं हो पॉजिटिव है, ओ एक्स प्लस ओ वाई प्लस। इधर का जाओगे लेफ्ट की तरफ, क्या होगा? एक ओ एक्स डैश, जहां पे डैश है नेगेटिव, तो ओ एक्स डैश और ओ वाई माइनस प्लस, ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश माइनस माइनस, ओ एक्स प्लस और ओ वाई डैश माइनस। इस तरह से आप इसका रखोगे इसको। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम थोड़ा सा करते हैं डीआई के बारे में, ग्राफ के बारे में। जैसे 70 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए लोकेलिटी जो हम कर रहे थे, यूज डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो स्कूल। इतना कार से कितने जा रहे हैं आपका? 4 बच्चे, बस से 27, स्कूटर से 11, बाईसाइकिल से 20, रिक्शा से 8। क्या करना है इसको? इसका बार ग्राफ ड्रॉ करनी है। तो हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस में, जब भी मैंने आपको समझाया था अभी आपको, एक्स एक्सिस में हम ले लेते हैं जो आपका पैरामीटर, मतलब जो आपका जो कार बस, इसको ले लिया हमने। अब इसमें हमने ग्राफ बना सर दिया। पेपर में हमारे ग्राफ ड्रॉ करना आएगा? नहीं, ग्राफ बना बनाया आएगा आपको उसमें से रीड करके आपको ऑप्शन चूज करने होंगे। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए मैं ग्राफ को समझता रहा हूँ। ओ, वहां पे ऐसा ग्राफ ठीक दिया ठीक है। रहेगा और इसमें कुछ डेटा रहेगा जो आपको कैलकुलेट करके आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, उसको बताने पड़ेंगे। यहाँ देखिए, इसको जो प्रेजेंटेशन करते हैं कैसे करते हैं, ये कार बस स्कूटर, सबसे पहले हमने इसको कार लिख दिया, बस लिख दिया, स्कूटर लिख दिया, ऐसे सारा लिख दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा गैप कितनी कितनी है। हमारा हाईएस्ट कितनी है? 20 है। लोएस्ट कितनी है? 4 है। तो फिर जो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है, उसको हम जब यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम चेक करते हैं कि हमारा गैप कितने कितने का है। 20 तो हाईएस्ट है, और आपका बाईसाइकिल बच्चे आपका 20 हाईएस्ट में है, और इसके बाद स्कूटर्स कितने, सॉरी 27 हाईएस्ट पे है, और मिनिमम कितनी है? 4 है। मतलब हमारा जो डेटा रहेगा उनके उनके बीच में हमारा मतलब ऑसिलेट करेगा। तो 27 अगर हाईएस्ट है तो हम क्या कर सकते हैं? 5-5 का गैप ले सकते हैं, वो हमारे लिए इजी होगा। ये गैप जो लेते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका डेटा क्या दिया है और आप कंफर्टेबली कैसे उसको उसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो हमने इसमें 5-5 का ग्राफ, या 5, 10, 15, 20, 25, क्योंकि 27 तक है तो हमने 30 तक लिया हमने। उससे ज्यादा हमको जरूरत नहीं है। अगर ये 33 तक होता है, 33 अगर होता है, तो हम इसमें 35 तक लेते हैं, ताकि हम इसको पूरा प्रेजेंट कर सकें। अब देखो, हमने 5 लिया, तो आप जानते हो 1 सेंटीमीटर में क्या होती है? 5 मिलीमीटर होती है। तो आप जब ग्राफ पेपर देखोगे, मैं ग्राफ पेपर आपको यहाँ पे एक बार शो कर देता हूँ। इसमें जैसे इसी बोर्ड को मैं ग्राफ बना देता हूँ। ऐसे आपको ग्राफ पेपर मिलेगा आपको। तो यहाँ से आप जो है, या उसका आप इस तरह से आपका ग्राफ पेपर हो सकता है। और इसके बीच में जो पार्ट होंगे वो आपका 5 हिस्से में, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। एक गैप को 1 मिलीमीटर कहते हैं।
तो ये आपका पूरा जो है 1 सेंटीमीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर होते हैं। इस तरह से आपका ग्राफ बना रहेगा, ये आपको गिवन रहेगा। तो हमने क्या किया, 5 का गैप किया हमने। तो इसमें देखो एक एक पार्ट दिखा रहा है। कार से कितने बच्चे जा रहे हैं, 4 बच्चे। तो 1 2 3 और 4। तो हमने क्या किया, कार के सामने हमने एक लाइन खींचा 4 से, यहाँ पे मिट कर गया। ये दिखा रहा है ये 4 है क्योंकि पूरा 5 है। तो हमारा प्रेजेंटेशन क्या हो गया कि कार से 4 बच्चे जा रहे हैं, हमने इसको प्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली। बार ग्राफ से हमने इसको शो किया। बार ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे, आप ऑरिजिन से आप मतलब मूल बिंदु ओ से स्टार्ट किया आपने। आप देखो ये एक्स एक्सिस यहाँ पे जाया और ये आपका वाई एक्सिस गया आपका। ओ से आप 1 सेंटीमीटर छोड़ दो, फिर आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओ। इसमें आप एंटिटी मतलब आपका जो जैसे कार बस, इसका आप लिख दो। क्योंकि इसमें खाली 4 बच्चे हैं, तो 4 के सामने आपने क्या किया, आपने लाइन ड्रॉ किया जो हमने 4 लिख दिया। फिर आप 1 सेंटीमीटर गैप कर दो या 2 सेंटीमीटर गैप कर दो। अगला क्या बोला, बस बोला है। बस में कितने बच्चे, 27 है। तो यहाँ देखो 25, फिर 26 और 27, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। आपने एक बस का लिया, आप अपने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया आपने। कहाँ तक जाना है आपका, 27 तक जानी है। तो ये आपने इसको प्रेजेंट कर दिया इसमें। फिर आप एक गैप कर दो थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर का। अगला क्या, स्कूटर है। स्कूटर में कितने, 10 है, सॉरी 11 है। तो 10 के बाद आपने क्या किया, आपने 11 तक लिया आपने, जैसे हम हमने ड्रॉ किया था। ये आपका रेक्टेंगुलर ग्राफ बन गया स्कूटर के लिए। और इसमें आपने कहां तक है, 11 है, तो आपने 11 को इसमें डाल दिया इसमें। अगला क्या है आपका, बाईसाइकिल। बाईसाइकिल 1 सेंटीमीटर आपने और गैप कर दिया यहाँ पे। फिर आपने बाईसाइकिल किया, कितने है, 20 है। तो इसको आप 20 के सामने आपने 20 तक किया। आप देखते हो कि ये पॉइंट आपका 20 है यहाँ पे। तो आपने लाइन ड्रॉ कर दिया और एक आपने रेक्टेंगल बना दिया इसमें। अगला क्या, रिक्शा कितनी है, रिक्शा में 8 बच्चे हैं। तो 1 सेंटीमीटर आपने गैप कर दिया यहाँ पे। फिर रिक्शा के लिए आपने एक रेक्टेंगल आपने ड्रॉ किया। और 8 कहाँ जाएगा, ये 5 हो गया यहाँ तक। फिर 6 7 और ये 8। ये हमारा बन गया बार ग्राफ। कैसे बनाते हैं आपको वहां बनाना नहीं है, खाली आइडिया लगाने के लिए कि होता क्या है, बनता क्या है, और ताकि एकदम बेसिक्स आपको पता चल जाए। उसके बाद कोशिश करने में आपको आसानी होगी। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, सबको क्लियर होगा क्या? अब आपको मैं ये ग्राफ किसको क्लियर नहीं होगा वो मैसेज करें, आप खुद रीड करो, मैंने समझा दिया। अगर ऐसा कोई हो जिनको क्लियर ना हो तो मुझे बताएं, फिर मैं उनको समझाता हूँ। इसको मैं हिंदी में बोल देता हूँ। देयर आर 840 creatures in a zoo as per listed given below. Beast animal, other land birds, water animal और आपका reptiles, अलग अलग जानवर के प्रकार है। आपको रिप्रेजेंट करनी है डेटा को। डेटा कितनी है, 120, 345, 165, 135 और 75। और आपको इसको बार ग्राफ में आपको ये शो करना है। रिप्रेजेंट बार चार्ट बार का कीमत है। आप इसको ग्राफ को देखो, मैंने समझा दिया था अभी, उसी के बेस पे। सबको क्लियर है कि नहीं ये बताओ। यस सर। ऐसा कोई हो अगर जिसको क्लियर ना हो तो भी मैसेज करे। मैं 1 मिनट आपको देखने के लिए देता हूँ, क्योंकि मैं इसको मैसेज देखने जाऊंगा तो मिनिमाइज हो जाएगा। आप देखो, ऐसा अगर कोई हो जिनको समझ ना आया हो वो मैसेज डाले, मैसेज देख के मैं बता देता हूँ। सबको क्लियर है, ओके ठीक है। तो यहाँ तक हम करते हैं। कल हम इसके ऊपर, आज मैंने बेसिक्स बना दिया क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि किसी को समझ ना आए, सबको समझ में भी आए। और ये भी नहीं चाहिए कि अगर क्वेश्चंस करते तो बीच में चीजें समझ ना आए, किसी को दिक्कत हो। तो मैंने बेसिक्स को अच्छे से बता दिया, इसका अंदर जो जो चीजें इस्तेमाल होंगी
एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे और जिस तरह के हमें सॉल्व करने होंगे, हमें इसको अगले क्लासेस में करेंगे। और आपको हम जो कल जहाँ तक हमने किया था उसके बाद कुछ प्रोसेस हम करते हैं। आप इसमें से ट्राई करो। कल हमने कहाँ तक किया था? 4 तक किया था ना? 5 तक किया था। 5 तक हमारा हो चुका था कल। आप 6ठा करो आज। सिक्स वन करो। बाकी सब लोग आंसर दे, क्योंकि आप लोग आंसर दोगे तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर आपको देखने में दिक्कत है उसके बाद मैं जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं हम। आप पूरा 1 मिनट टाइम ले, लेकिन सही आंसर पे पहुंचने की कोशिश करें। फोर आंसर है ऑप्शन बी। बी बी बी। ऐसा कोई है जिनको बी लगता है कि बी नहीं है? आप लोग अपना मैसेज करें, किसी का देख के मैसेज मत करें, क्योंकि उससे आपका सबको अपने अपने मैसेज करें। जिनको अगर कुछ और भी लगता है तो वो कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। हमें गलत आंसर से बहुत लगाव है कि गलत गलत चीजें मुझे हमें बहुत कुछ सिखाता है। आप तो सही से आंसर देते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत आंसर भी होगा तो वो भी वेलकम है, ताकि हम इसमें से कुछ सीख पाए। मीनाक्षी जी, आप बताओ कि आप बी ने आपने क्यों लिखा? आपने कैसे लिखा बी आपने? सर वैसे मैं कल की क्लास में नहीं थी, लेकिन लॉजिकली जो इसका अकॉर्डिंग है, तो इसमें क्या है कि 9 to 12 का जो है, सबसे पहले इसमें गैप आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 में, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग किया है, क्योंकि कल की क्लास में मैं नहीं थी सर। ओके। तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली जो है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बताया है। अच्छा ठीक है। किरण जी आप बताएं। सर एक बात समझा देते हैं। इसमें क्या है? सर एक बार बता भी दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो ट्रिक होगी अगर तो। इसमें क्या करता हूँ, इसमें सर मैं भी नहीं। ट्रिक के लिए तो मैं बता देता हूँ आपको, जो आपको जो मैं पहले सीरीज कंप्लीशन जो मैंने सेशन दिया था उसको आप रिपीट करना एक बार, आप रिकॉर्डिंग देखना। सारा चीजें वही उसी जगह की है। यहाँ पे क्या है आप देख रहे हो कि हम पहले ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसको हम जानते हैं, ये जो आपको जब बनता है इसको हम रो कॉलम में डिवाइड करते हैं। मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ कि रो कॉलम क्या होता है। रो कॉलम क्या होता है कि सपोज करो तो यहां देखते हो आप, जो हम ऐसे जाते हैं ना इसको रो कहते हैं। ये मान लीजिए आप, हमने ऐसा ऐसा कहा कि 5 6 2 1 7 3 2 9 12 13 9 5 6 7 1 2। तो आप 5 6, ये जो हम जा रहे हैं ऐसे 5 6 2 1, इसे कहते हैं रो 1, फर्स्ट रो। इसको R1 से आप शो कर सकते हो। जिन लोगों ने मैट्रिक्स पढ़े हैं उनको अच्छे से आता होगा। मैट्रिक्स या डिटरमिनर जो लोग पढ़े हैं, इसको हम रो 1 कहते हैं। मतलब अगर आपसे कहा जाए रो 1, इसका मतलब क्या हुआ? 5 6 2 1 आपका रो 1 हो गया। अब बताओ आप रो 2 क्या लिखेंगे? हम रो 2 का इसको एलिमेंट कहते हैं। जो 5 6 2 1 ना, 5 एक एलिमेंट है,
6 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 1 एक एलिमेंट है, मतलब नंबर जो भी इसका जगह एबीसीडी जो भी रहेगा उसको। अब अगर इसमें अगर रो 2 करेंगे तो रो 2 क्या होगा, रो 2 का हमारा क्या क्या एलिमेंट होगा रो 2 के लिए बताओ। 7 3 2 9। बिल्कुल, मैसेज भी करें लोग, आप लोगों जिन लोग को करे आपका, मैं ऐसे आपका R3 क्या हो जाएगा, आपका R3 मतलब रो 3, रो कॉलम का समझ लो तो इसको करने में आसानी हो जाएगी। रो 3 क्या हो जाएगा आपका 12 13 9 5, ऐसे आपका इसको रो 4 कहते हैं, R4 कहते हैं इसको। अगर हम कॉलम लेंगे ना तो वर्टिकली जो खंबा होता है उसको हम कॉलम कहते हैं, सी इसको कॉलम को सी से शो करते हैं। C1 बोलेंगे तो आप वर्टिकली देखना है इसको, क्या क्या है आपका 5 7 12 6। C2 का मैसेज करें, C2 क्या हो जाएगा, मैसेज करें C2 कितना हो जाएगा, क्या बताएं C2 के लिए 6 3 13 7। आप कोई मैसेज करो C3 कितना हो जाएगा, 2 2 9 1। बस ठीक है, कोई अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, हमारे पास समय कम है। C4 कितना हो जाएगा हमारा 1 9 5 2 हो जाएगा C5। तब आ जाओ आप इसमें से, आप क्या देखते हो C1 पे देखो, कॉलम 1 पे, कॉलम 1 पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ आपको स्टडी करने पड़ेंगे, कुछ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आप देखो 9 माइनस अगर आप 4 + 2 करते हो तो कितना आएगा, 9 - 4 4 + 2 9 - 6, तो 9 - 6 कितना 3 आ रहा है, और ये 3 जो है अगला जो आपका जो एलिमेंट है उसको मैच कर रहा है। देखो 9 ये है, 9 माइनस हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया, 4 + 2 क्या मिल गया मुझे 3 मिल गया। क्या ये लॉजिक बाकी में भी अप्लाई हो रहा है करके देख लो एक बार। 10 माइनस सेम तरह से यहाँ पे 10 ले लिया तो क्या करो 4 + 5 ऐड करके देखो, 4 + 1 ऐड करके देखो, 5 + 1, 9 - 5 + 1 कितना हो जाएगा, 10 - 6 = 4। देखो 4 मिल गया ना तो यहाँ भी लॉजिक आपका होल्ड हो गया, यानी क्या हो जाएगा, ये लॉजिक हर जगह काम करेगा। इसको अगर x मान लो, इसको अगर इसको x मानोगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस कितना हो जाएगा आपका 6 + 2, तो 6 + 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 12 - 6 = 6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी सही है। होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। सर सब में अलग अलग लॉजिक लगता है। उसी के लिए आपको जो पहले हमने सीरीज कंप्लीशन का जो भेजा था, मैंने इसी के लिए भेजा था कि आप उसको करोगे अच्छे से तो आपकी सब चीजें आसान लग जाएगा। अगर आपने नहीं किया है, सेम होता है सेम वाला। अगर आपने नहीं किया है ग्रुप से आप असाइनमेंट निकाल लो और वीडियोस देख लो, जो मैंने उसको समझाया था बहुत अच्छे से मैंने समझाया, काफी समय दिया था उसमें मैंने। अब उसको प्रैक्टिस करो तभी आपका आ पाएगा, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिस की चीज होती है। ठीक है सर। 7 को कीजिए, हाँ ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको माइंड को, सर इसमें एक सीधा लॉजिक भी तो लग रहा है। हाँ 4 3 7 और 2 9, 5 4 9 और 1 10, तो सीधा लॉजिक लगा लेते हैं ना। ये वाला तो बड़ा टफ सा है जो आपने बताया है। मैंने कल भी बताया मैंने था, भी वही लॉजिक लगाया था। मैंने कल भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस करने के बहुत से हो सकते हैं। आपको जो ट्रिक आपको क्लिक कर जाए, मल्टीपल ट्रिक इसलिए लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल आंसर भी सही हो जाता है, मतलब आपको लगता है कि ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। तो अगर आपका मल्टीपल ट्रिक्स अगर लगाने का आपको अगर हैबिट रहेगा तो आप उस समय, जैसे हमने कई क्वेश्चन कल परसों भी किए थे कि उसमें 2-3 आंसर भी, दूसरे आंसर भी सही लग रहे थे, तो उसको भी आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि एक ही तरह से होगा, इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। कहीं मल्टीप्लाई करके आप ला सकते हो, कहीं पे कल मैंने समझाया भी था एक क्वेश्चन को कि मैंने 2 तरीके से करके दिखाया था, दोनों अलग अलग आपका प्रोसेस था लेकिन आंसर सेम आया था। इसमें बहुत से तरीके हो सकते हैं, जो भी आप लगा लो, बस जिसमें जो सब में होल्ड करता हो। सर इसमें भी तो 4 आएगा ना? इसमें हाँ सर, हमने 12 - 6 + 2 किया तो 12 - 8 होगा ना? एक सेकंड, हमने क्या किया था, हमने 12 माइनस, हाँ सॉरी ये 12 - 8 होगा, सॉरी। थैंक यू सेवेंथ करें, लास्ट क्वेश्चन है। A B C D क्या बोलोगे आप आंसर में?
खाली एबीसीडी टाइप कर दो से आओ तो समझ आ जाएगा। ये बता रहे हैं। हमारे पास समय कम है तो मैं आपको ज़्यादा टाइम मैं दे नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका लॉजिक, आप देखते हो इसको सॉल्व करने के लिए। ये आपका देखो यहाँ पे कॉलम 1 पे अगर स्टडी करते हो आप तो वही है 4 + 3 - 4 = 3 पाते हो। अगले में देखो 8 + 4, जो थर्ड वाले में 8 + 4 - 3 कितना मिलता है आपको 9, जो होल्ड कर जाता है। तो उसका क्या हो जाएगा आपका जो बनाऊंगा इसको तो 9 + 6 - 7 = 15 - 7 = 8। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 8 मतलब सी हो जाएगा। सर ये 9 + 6 कैसे हो गया? 3 + 6 है, ऊपर 3 है सर। सर 3 है वो। 9 + 6 कौन सा ऊपर 3 है? सर सर बीच वाली रो में। रो 1 में बीच में 3 है, 9 नहीं है। सर 9 तो ऑप्शन में है ही नहीं, ये C2 में। कितने आपका इसमें सीटी में? अच्छा 3 6 9 मैंने कहा। अच्छा मैंने इसके 9 दे दिया सर। तो जो 9 लॉजिक आप लगा रहे हो ना, इसके हिसाब से 2 आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन में 2 दे नहीं रखा है। 4 + 3 - 4 4 + 3 - 4 अगर आप 4 + 3 - 4 करोगे तो कितना 3 आ गया, ठीक है। और 8 + 4 -3 करते हो आप तो कितना आ गया आपका 9 आ गया। 9 यहाँ पे देखे रखा है, ठीक है। ये 9 तो है ना। फिर हमने क्या किया, हमने वो 9 जो है ऑप्शन से नहीं निकला है। देखो 9 क्या है, ये जो 9 है इसको हमने चेक किया हमने, ये वाला 9। हम ऑप्शन में 9 बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि 9 कहाँ से आया, ये 3 कहाँ से आया। इस 3 को मैं बता रहा था 4 पे ये हो गया आपका, और ये 3 की जगह यहाँ पे आ गया ये, और ये -4 का हमने माइनस कर दिया तो क्या आ गया, हमें 3 मिल गया। अगले में कहाँ से मिला आपको, क्योंकि हमें सेकंड तो हमें निकालनी है तो 8 इसमें हमने यहाँ लिख दिया हमने, और ये 4 जो है इसका हमने यहाँ लिख दिया, और इस 3 को माइनस कर दिया। क्या मिल गया? सर नेक्स्ट में जो आपने 9 + 6 लिखा है वो 3 + 6 है। अच्छा मैं इसमें इसमें बता रहा हूँ लास्ट में ना, ये आपका जो हो जाएगा सेम तरह से अगर आप सोचोगे तो सर मैं बताऊं? हाँ 3 + 6 हाँ बताओ। सर पहले वाले में 4 + 3 + 4 -3 करें, -4 + 4 + 3 में -3 करेंगे तो 8 आएगा। फिर दूसरे वाले में 3 + 6 + 7 -9 करेंगे तो 7 आएगा, मतलब एक कम आ रहा है। सर 3 को ऐड करेंगे, सबसे नीचे वाले को माइनस करेंगे उसमें से, तो तीनों में पहले वाले में 8 आया है, दूसरे वाले में 7 आएगा, और तीसरे वाले में 6 आ रहा है। नहीं इसमें आप क्या करोगे, हमने क्या किया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। जैसे हमने क्या किया, हमने इन दोनों को ऐड करके हमने फर्स्ट सेकंड को हमने ऐड कर दिया कॉलम में, हमने थर्ड को माइनस कर दिया। ये तो हमें सब आ रहा है। 8 4 12, 12 में से 3 गया 9, और 4 + 3 4 में से 4 + 3 7, 7 में से 4 गया 3, तो 6 + 3 क्या 9 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 4 2 आएगा। हाँ 2 होना चाहिए, लेकिन 2 तो ऑप्शन दिया नहीं इसमें सर तो अब समझ में नहीं आ रहा, अब आप कल समझा दीजिएगा प्लीज। ठीक है ओके। 4 + 3 कितना हो और गया ये आपका वाला 7 क्वेश्चन 7। कराइएगा जरूर सर कल। हाँ ठीक है, 4 + 3 7 हो गया, 7 में से 4 जाएगा 3 आ गया, तो ये होल्ड कर गया। फिर 8 + 4 12 आ गया, 12 में से 3 गया 9, ये भी होल्ड कर गया। इसमें तो क्या होगा 6 + 3 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2 आ जाएगा। 2 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं था, इसमें 2 आना चाहिए। तो मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक होगा ऐसा कुछ वही होगा, तो सर 2 इसमें ऑप्शन में नहीं है। हाँ 2 होना चाहिए इसका आंसर। किसी का आंसर है किसी लॉजिक से? हाँ जी
आंसर है क्या अलग लॉजिक लगा के? लॉजिक जो भी लगाओगे तीनों में होल्ड करना चाहिए। जैसे हमें अभी मैंने लगाया, जैसे 3 आ गया था नीचे का कॉलम 1 का, 4 + 3 7, 7 में से 4 गया 3, होल्ड कर गया पहले में। थर्ड में क्या दिया है आपका 8 + 4 12, 12 में से 3 गया 9, इसका भी होल्ड कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ 6 + 3 9, 9 में से 7 जाएगा 2, ये होल्ड करना चाहिए। अगर आप दूसरा का लॉजिक लगाते हो तो वो सब में लगना चाहिए, अगर सब में लग के आ जाएगा तो हो सकता। ओके ओके सकता है सर, इसका गलत भी तो हो सकता है इसमें ऑप्शन जो लिखा है। हाँ, ऑप्शन में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा, मैं चेक कर लूंगा इसको। कैसे इसका आंसर 2 ही होगा। ओके, हम शांति पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः।